जय हिंद दोस्तों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है तो उसको आपने देख भी लिया होगा। अब हम लोग इस सेकंड वीडियो में देखने वाले हैं जो उसके टॉपिक थे। हम लोग इंडेक्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को कवर कर रहे थे। देखिए, ये हमारा इंडेक्स है, ये हमारा सिलेबस है लोअर पीसीएस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लेना, ठीक है। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हमने पहला टॉपिक चालू किया था ये वाला। इस पहले टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है वो ये देख लो। ये है पहले टॉपिक के सब टॉपिक। ये हमने पहले वीडियो में आप लोगों को जितनी भी औद्योगिक नीतियां रहीं, प्रौद्योगिक नीतियां रहीं, ये हमने आप लोगों को यहाँ तक क्लियर किया था। एआई मिशन 2024 तक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा को साझा किया था, सारा आप लोगों को करवा दिया था। अब हम इस वाले वीडियो में राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति, डीप ओशियन मिशन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023, इसको भी क्लियर करेंगे। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, ताकि वीडियो का जब भी हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति। तो देखिए, ये है राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति। अब ये क्यों बनाई गई, क्या रीजन रहा, लागू क्यों करी गई, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो देखो, इसका आधिकारिक नाम है राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022। लागू इसको 28 दिसंबर 2022 को किया गया। मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका मंत्रालय है। अच्छा, ये नीति एक्चुअल में है क्या, तो देख लो। भू स्थानिक प्रौद्योगिकी यह वह आधुनिक तकनीकी है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान सटीक जानकारी एकत्र करने के लिए उसका विश्लेषण करने और मानचित्र बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, सटीक जानकारी किसी भी स्थान की दे सकता है, उसका विश्लेषण करके उसका डायग्राम, उसका चार्ट, उसका मैप आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये आपने देखा। अब देखो, इसके 3 हिस्से होते हैं, यानी 3 इसके पार्ट हैं। पहला क्या क्या है ये हमको देखने की ज़रूरत है। जैसे हमने ये तो देख लिया, बेसिक समझ लिया, इसकी परिभाषा समझ ली कि ये काम क्यों करता है और क्यों बनाया गया। अब देखो 3 हिस्से हैं इसके। पहला हिस्सा इसका जीपीएस यानी ग्लोबल सिस्टम। अब जीपीएस में पृथ्वी पर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की सटीक अक्षांश यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सही लोकेशन को जानने में जीपीएस हमारा मदद करता है। ये तो आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अभी कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि भारत में ऐसे नेविगेशन सिस्टम जो हैं वो कौन से हैं। और ये तो चूँकि ये तो विदेश के हैं, तो अभी हमने आपको बताएंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एआई के मामले में भारत में एआई मॉडल कौन कौन से हैं जो एआई एप्लीकेशन है, और जो विदेश में है, जैसे हम लोग विदेश में तो पढ़ लेते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी है, क्लाउड है, ठीक है, और ग्रॉक है, ये हम लोग सब पढ़ते हैं, को पायलट है, ये सारे विदेशी हैं। लेकिन भारत में हमने आपको बता दिया था उसी जगह पे। अब इसी तरीके से हम आपको यहाँ भी बताएंगे कि भारत में कौन से नेविगेशन सिस्टम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, और विदेश में कौन कौन से हैं। तो ये जो जीपीएस पढ़ते हो ये विदेशी है, अमेरिकन है। रिमोट सेंसिंग, इसमें अंतरिक्ष में लगे सैटेलाइट, उपग्रह या ड्रोन की मदद से दूर से ही पृथ्वी पर तस्वीरें या डेटा को लिया जा सकता है। इसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। आप लोग देखते होंगे भारत का अगर दूर से खींचा गया इमेज आता है तो उसको बोलते हैं सैटेलाइट इमेज आया है, कि देखिए भारत हमारा अंतरिक्ष से कैसा दिखाई दे रहा है। तो वो सब इसी रिमोट सेंसिंग का ही वर्क होता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसको जीआईएस कहते हैं। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो जीपीएस और रिमोट सेंसिंग से मिले डाटा को स्टोर और प्रोसेस करता है और मानचित्र और 3D मॉडल उसको बना देता है। तो ये भी तीनों पार्ट आपने इसके देख लिए, किसके, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के। अब इस नीति के क्या लक्ष्य हैं और इसके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हम क्योंकि ये भी तो हमको पढ़ना है कि इसका विज्ञान जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पॉलिसीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उनका दैनिक जीवन में भी तो कुछ उपयोग होगा ही होगा, जो कि हमको पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसके सबसे पहले लक्ष्य देख लेते हैं, इस नीति के प्रमुख लक्ष्य। तो इस नीति के लक्ष्य की जब बात करते हैं तो 2025 तक भू स्थानिक डाटा की उपलब्धता के लिए कानूनी ढांचे को आसान बनाना, और 2030 तक पूरे देश का उच्च क्षमता
यानी हाई रेजोल्यूशन वाला डिजिटल मानचित्र को तैयार करना। तो डिजिटल मानचित्र ये 2030 तक तैयार करना है। हाई रेजोल्यूशन की आप उसको जूम कितना भी करके देख लो, एक एक क्लियरिटी आपको दिखेगी। 2035 तक भारत के पूरे भूभाग का डिजिटल ट्विन तैयार करना, यानी कि वास्तविक दुनिया का हूबहू डिजिटल नकल तैयार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो ये जो आपको आगामी टारगेट दिए 2025, 2030, 2035, ये आपको बिल्कुल अच्छे से इसके लक्ष्य तैयार कर लेना है। अब इसका दैनिक जीवन में क्या हमारा उपयोग है, ये भी हमको देखना है। तो जब दैनिक जीवन के उपयोग की बात करते हैं तो नेविगेशन और यात्रा, ये ऐसा लिखा है, ये यात्रा है, नेविगेशन और यात्रा। ये गूगल मैप और जीपीएस के जरिए रियल टाइम ट्रैफिक और सही रूट या कैब बुकिंग में मदद करता है। ये आप सभी जानते हो कि हम लोग इसका जीपीएस वगैरह का दैनिक जीवन में हम लोग रूट देख लेते हैं, किस रूट जाना है, उसमें चला लिया और खोल के देखते चले गए। ठीक है, कैब बुकिंग वगैरह में भी ओला उबर जो बुक करते हैं उसमें भी हेल्प हो जाती है। भोजन डिलीवरी में जैसे स्विगी, जोमेटो या अमेजोन में ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी और लाइव लोकेशन हम लोग ट्रैक कर लेते हैं कि हमारा पार्सल कहाँ पे अभी इस समय लोकेटेड है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। मौसम संबंधी जानकारी यानी सटीक स्थान आधारित मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी को भी हम लोग, वेदर अपडेट को भी हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे मौसम हमारा बदल रहा है, आज गर्मी होगी, सर्दी होगी, हम लोग गूगल में डाल करके देख लेते हैं ना कि आज का मौसम का हाल बताइए, अपडेट। अब अपनी लोकेशन डाली तुरंत तो बता देता है कि आज इतने बजे से इतने बजे क्लाउड रहेगा, इतने बजे से इतने बजे तक धूप रहेगी, फिर शाम को बरसने के चांस, इस तरीके सारे रिपोर्ट आपको दे देता है। कृषि एग्रीकल्चर, खेती, मिट्टी और नमी की फसल की सेहत बताने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का प्रयोग किया जाता है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी यानी जियो टैगिंग करने में काम आता है। तो ये देखो आपको पता था, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हिंट करने की ज़रूरत होती है। तो ये राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के ही एक पहलू हैं, ये बात आपने समझी। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने बताया कि भारत और विश्व के नेविगेशन सिस्टम भी तो आपको जाने हैं, ये इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत और विश्व के नेविगेशन सिस्टम की जब बात करते हैं तो भारत का नेविगेशन सिस्टम है नाविक, दूसरा है गगन। ये दो आपको याद रखने हैं। पहला है नाविक, इसका पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, यानी भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन। ठीक है, अगला, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया एक क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। यह क्या करता है, मुख्य बीम की सीमाओं से लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सटीक नेविगेशन सेवाएं आपको दे सकता है। गगन क्या करता है, यह विशेष रूप से विमान सुरक्षा और सटीकता के लिए बनाया गया एक क्षेत्रीय ढांचा है गगन। तो आपने देख लिए दो एप्लीकेशन भारत के हैं। विश्व के कौन से हैं, तो विश्व का जो आप लोग जीपीएस पढ़ते हो, ठीक है, ग्लोनास पढ़ते हो, ठीक है, गैलीलियो पढ़ते हो और बेईडू पढ़ते हो। तो देखो अभी हम लोग ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन तो शायद कुछ लोगों ने सुना भी ना हो। तो ये सारे नेविगेशन सिस्टम है, सारे एक मैप आधारित लोकेशन को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जो जीपीएस है ये अमेरिका का है, ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सटीक नेविगेशन सिस्टम है जो सभी लोग इंडिया में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप अपने मैप में नाविक को कभी नहीं इंस्टॉल किए होंगे, नाविक को कभी इस्तेमाल नहीं किए होंगे, लेकिन जीपीएस को इस्तेमाल करते हो। ग्लोनास क्या है, तो यह रूसी संघ द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो भी नेविगेशन सिस्टम प्रणाली पे आधारित है। गैलीलियो क्या है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा इसको बनाया गया है। और चाइना के द्वारा जो बनाया गया है बीडू है, ये चाइना के द्वारा स्थापित नेविगेशन सिस्टम है। आई होप ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए हम आपको बता देते हैं कि हमने भू स्थानिक नीति पढ़ी, भू स्थानिक नीति के बेसिक पढ़े, फिर ये इसके क्या क्या हिस्से होते हैं, जैसे जीपीएस हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया, जीआईएस को पढ़ा। फिर हमको ये पढ़ने की ज़रूरत थी कि जो ये नीति इसके लक्ष्य क्या है और दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि भारत में अच्छा इससे रिलेटेड कितने एप्लीकेशन है, विश्व में इससे रिलेटेड कितने एप्लीकेशन है, ये भी हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आगे, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि हम आपको बताते ही हैं कि टोटल 80 नंबर की तैयारी हम आपको 100 नंबरों को पेपर में कराएंगे। 80 नंबर में ये जो 20 नंबर छूट गए, ये हिंदी 10 नंबर के नहीं कराएंगे हम, और 10 नंबर की डीआई ये हम नहीं कराएंगे। ठीक है, 80 नंबर का टोटल जीएस जीके कराएंगे, जिसमें 5 बुकलेटें आपको देंगे, 4 तो ये हो जाएगी, एक बुकलेट करंट अफेयर की हो जाएगी,
पीवाईक्यू सीरीज उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर सूचना पढ़ता की पूरा जीएस काम देंगे प्लस एक करंट अफेयर की। तो 5 पीडीएफ आपको मिलेंगी। डायरेक्ट आप एप्लीकेशन जीएस रिव्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जा करके आप इन चीज़ों को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है। अभी के लिए क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, तो अभी के लिए पूरा ये यूपी कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, जियोग्राफी शायद कंप्लीट होकर के एप्लीकेशन में कुछ वर्क बाकी है तो वो अपडेट होकर के लग जाएगी। ठीक, ये चीज़ें 20 से 25 जून के मध्य पूरा कंटेंट आपको मिलेगा एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में सिर्फ नोट्स होते हैं, वीडियो कोई भी नहीं होती। वीडियो जो भी चलती है वो कहाँ पे चलती है, तो यूट्यूब पे चलती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। धीरे धीरे करके एग्जाम तक हम चीज़ों को धीरे धीरे कवर कर देंगे। अगर आपको पहले नोट से ही रिविजन करने हैं तो आप जा करके बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वो व्हाट्सएप इस नंबर पर करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला हम लोगों का जो मिशन है डीप ओशन मिशन। ठीक, डीप ओशन मिशन। अच्छा, डीप ओशन मिशन जो बनाया गया इसको क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था, तो डीप ओशन मिशन जून 2021 को लॉन्च किया गया। लगभग 4000 प्लस करोड़ का ये बजट था। 5 वर्षों के लिए इसको लॉन्च किया गया। नोडल मंत्रालय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इस मिशन के जो उद्देश्य थे वो हमको समझने की ज़रूरत है। 2-3 उद्देश्य इसके हैं कि जैसे समुद्रयान और मत्स्य 6000 मिशन, मत्स्य 6000 मिशन, ये जो आप देख रहे हो पनडुब्बी ना, ये मत्स्य 6000 है। इस पे भी आधारित एक मिशन है तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो समुद्रयान और मत्स्य 6000 मिशन, इसको क्या करना है, इसका लक्ष्य है कि 3 लोगों को गहरे समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जा करके स्वदेशी मानक पनडुब्बी मत्स्य 6000 को विकसित करना है। दूसरा कि भारत एक उपलब्धि के साथ अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन जैसे विशिष्ट देशों में शामिल हो जाएगा। अगर ये समुद्रयान और मत्स्य 6000 मिशन को वो सफलतापूर्वक लॉन्च कर देता है तो भारत इनके बाद, ये जो विश्व के देश देख रहे हैं उनके बाद एक अपना स्थान बना लेगा। गहरे समुद्र में खनन हमारे समझ में आ गई। हमने बताया ये एक मिशन आपके नज़र में बार बार आ रहा है, समुद्रयान और मत्स्य 6000 मिशन। तो इसी को डेवलप करना है, मेन इसका मिशन डीप ओशन मिशन का। अब जब इसको डेवलप करना है तो इस मिशन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम लोग जो देख रहे हैं कि इस मिशन के बारे में क्या मुख्य बातें हैं, तो इस मिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मत्स्य जो 6000 मिशन है वो है क्या एक्चुअल में। उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि इसके जो 6 घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसके 6 घटक हम लोग देखते हैं। तो ये 6 घटक हैं। ठीक है, ये 6 घटक हैं। मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 का को चलाना, यानी कि 3 वैज्ञानिकों को लगभग 6000 मीटर तक की गहराई तक ले जाना और मानव युक्त पनडुब्बी का विकास करना। यह गहरे समुद्र में खनिज और जैव संसाधनों की खोज करना, महासागर एवं जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना, यानी भौतिक और रासायनिक जैव घटकों का अध्ययन करना। अगला है समुद्र जैव विविधता संरक्षण, यानी गहरे समुद्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं फ्लोरा और फौना की खोज करना और समुद्र जैव संरक्षण का एक सतत उपयोग करना। गहरे समुद्र में खनन करना भी। ठीक है, महासागरीय ऊर्जा और मीठा पानी, यानी कि ओटेक के द्वारा आधारित तकनीकों का विकास करना और समुद्री जल को मीठे जल में बदलने की प्रक्रिया को भी लागू कराना। उन्नत समुद्री स्टेशन एवं अनुसंधान केंद्र बनाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमने देखा कि ये इसके 6 घटक। सबसे पहले हमने देख लिया क्या कि जो डीप ओशन मिशन है उसकी बेसिक जानकारी देख ली, उसके उद्देश्य देख लिए, फिर हमने उसके घटक देख लिए। अब डीप ओशन मिशन में एक वर्ड बार बार रिपीट हुआ, मत्स्य 6000, इसको हमको पढ़ने की ज़रूरत है। ये है क्या, तो ये जो पनडुब्बी देख रहे हो इसी का नाम है मत्स्य 6000। ये क्या करता है, सतह से यानी कि ऊपर की जो तलहटी से 6000 नीचे तक जा करके खोज करना है। ठीक है, ये समुद्रयान इसका नाम है, मानव युक्त पनडुब्बी है। इसको विकसित करने वाली संस्था राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई की है। लक्ष्य है भारत के डीप ओशन मिशन को सफल बनाना। अब देखो इसमें मुख्य बात क्या है, तो इसमें मुख्य बात है कि ये 6000 मीटर की गहराई तक जाने वाली पहली पनडुब्बी होगी जो इस तरीके से डिजाइन की जा रही है। दूसरी कि इसमें 3 लोग बैठ करके जाएंगे, एक पायलट होगा और 2 अन्य वैज्ञानिक होंगे। तीसरी कि इसमें 12 घंटे तक का काम करने के लिए ऑक्सीजन का सिस्टम होगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बैकअप में इसमें 96 घंटे तक इंसान को जीवित रखने की क्षमता है।
तो ये एक मिशन है मत्स्य 6000 मिशन। तो ये जो पॉइंट आपके कीवर्ड लिखे हैं इनको आपको याद रखना है। ये भारत की पहली मानवयुक्त गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है, हमने आपको बताया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ कि यह तकनीकी भारत को रूस, अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस के बाद एक अच्छे देश की सिस्टम में शामिल करने के लिए, सूची में शामिल करने के लिए तैयार होगी अगर ये मिशन सक्सेस होएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। देखो हमने आपको बताया कि हम लोग ये चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारा जो पहले टॉपिक में जो पहला हमारा सब टॉपिक है ये है, उसके अंतर्गत हमको ये पढ़ना था, हमने ये कंप्लीट कर दिया, अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको देखने की ज़रूरत है। देखिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF 2023 पारित हुआ 2023 में। अच्छा एक काम आप लोग प्लीज़ किया करिए कि वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को सिर्फ शेयर कर दो और कुछ मत करिए। इसी तरीके का हाई लेवल का कंटेंट आप लोगों को जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा मिलता रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। चलिए अगला उद्देश्य इसका क्या है, तो देश भर के विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है इसका मुख्य काम होगा। स्थापना और उद्देश्य में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत इसको स्थापित किया गया है। किसके तहत? NEP 2020। तो ये कीवर्ड बन सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जो 2023 का, उसको किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा इसको, NEP के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। बजट इसमें कितना था, तो 2023 से 28 तक का इसका टारगेट है 5 साल का, 50,000 प्लस करोड़ का इसका अनुमानित बजट है। संचालन प्रधानमंत्री की फाउंडेशन शासी निकाय के द्वारा किया जाता है, जिसके वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी इसके कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं। CEO कौन है, तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन इसके वर्तमान में CEO हैं। तो ये आपने बेसिक पढ़ लिया किसके बारे में, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। इसकी उपलब्धि देख लेते हैं कि अच्छा ये जो संस्थान है, कॉलेज और जो भी विश्वविद्यालय हैं, उनके रिसर्च को आगे बढ़ाता है। तो क्या भारत में इससे रिलेटेड कुछ वर्तमान में स्थिति बदली है या पहले जैसी है, तो बिल्कुल बदली है। इसमें कुछ नए एप्लीकेशन, नए मिशन को लॉन्च किया गया, जैसे एकीकरण प्रणाली चालू करी गई, महा मिशन को लॉन्च किया गया इसी के तहत, RDI योजना को इसी के तहत लॉन्च किया गया। देखते हैं तो जो एकीकरण है, पूर्व के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB का विलय ANRF में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसमें किसका विलय किया गया। महामिशन ये ANRF का अंतर्गत प्रारंभ एक मिशन है जो बहुविषयक यानी मल्टी संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देता है। समाधान उन्मुख एवं उच्च प्रभाव को वाले अनुसंधान पर विशेष फोकस करता है। RDI योजना BC के तहत लागू हुई, तो अनुसंधान विकास एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना और निजी क्षेत्रों में R&D निवेश हेतु आकर्षित करना, कम ब्याज पे दीर्घकालिक वित्त पोषित का भी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपने देखा कि ये उपलब्धि भारत ने अभी तक इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF के तहत करी है। तो दोस्तों आपने अभी तक क्या चीज़ें कवर करी, देखो हमने ये पहला चैप्टर था जो हमको पढ़ना था, वो हमने यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। वो पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया 2 वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ। जितना हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया है दोनों वीडियो देख लेना, इसके बाद जा करके आप मॉडल टेस्ट PYQ सब जगह लगा के चेक कर लो, आप 100% क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, ये हमारा वादा है। आप अच्छे से इन चीज़ों को चेक करिए पहले, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।